ओके, तो आज का टॉपिक आपका हेट्रोस्पोरी एंड इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट भाई। यानी कि ये देखो, दो टर्म है। एक टर्म है हेट्रोस्पोरी, एक है इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। तो दोनों अलग अलग टॉपिक रहेंगे ये आपके ये। ठीक है, क्योंकि हेट्रोस्पोरी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। अगर आपको याद हो, अगर हमने पढ़े थे ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, फिर हमने पढ़े थे टेरिडोफाइट्स पढ़े थे। ठीक है, और फिर हम आगे थे, कह सकते हो जिम्नोसोम्स के ऊपर आ गए थे। ठीक है, तो जो ब्रायोफाइट्स हैं आपको याद हो तो वहां पर जो स्पोर बनते थे ना, वो एक ही जैसे होते थे भाई। यानी कि एक ही टाइप के स्पोर बनते थे, इनको बोलते हैं होमोस्पोर्स। होमोस्पोर्स। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं, आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, मान लो फॉर एग्जांपल सेलेजनेला। ठीक है, या फिर टेरिस आप कह सकते हो। तो सेलेजनेला के अंदर क्या था कि दो टाइप के स्पोर बनते थे। एक छोटे स्पोर होते थे जिनको माइक्रोस्पोर बोलते थे, और बड़े स्पोर बनते थे जिनको हम मैक्रोस्पोर बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पहले प्लांट थे, जो प्रिमिटिव प्लांट थे लाइक ब्रायोफाइट्स, इससे पहले आप कहोगे एल्गी वगैरह। ठीक है, तो इनके अंदर जो स्पोर बनते थे वो क्या थे, वो होमोस्पोर्स होते थे। लेकिन अब जो एडवांस प्लांट है, इनके अंदर क्या है, दो टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं। और जो दो टाइप के स्पोर्स होते हैं उनमें से एक रहेगा जो स्मॉल रहता है, मोटाइल रहते हैं और लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, उनका नाम हो जाएगा माइक्रोस्पोर। और जो दूसरे स्पोर होते हैं जो साइज में लार्ज होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, इनका नाम हो जाएगा मैक्रोस्पोर भाई। तो यहाँ पर क्या है, दो टाइप के स्पोर बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हेट्रोस्पोरी। हेट्रो मतलब डिफरेंट, एंड स्पोरी मतलब स्पोर। ठीक है, और जो सेकंड टॉपिक आपका इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो सीड है, देखो, अगर हम मान लो ब्रायोफाइट्स है फिर से, ठीक है, टेरिडोफाइट्स हैं, इसके बाद जिम्नोसम्स हैं, इसके बाद एंजियोसम्स हैं। तो और इससे पहले आप एल्गी लगा सकते हो। ठीक है, तो एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स, इनके अंदर सीड नहीं बनते थे। ठीक है, लेकिन जो जिम्नोसम्स हैं और एंजियोसम्स है भाई, इनके अंदर क्या है, जो सीड हैं वो बनने लगे। मतलब कि इवोल्यूशन ऑफ सीड यहाँ से स्टार्ट होता है, जिम्नोसम्स से। लेकिन जो जिम्नोसम्स है ना, इनके अंदर सीड तो बनते हैं, बट जो सीड्स हैं वो बिना फ्रूट के बनते हैं। तो मतलब नेक्ड सीड रहेंगे इनके अंदर। ठीक है, यानी कि विदाउट फ्रूट। डायरेक्टली जो सीड्स हैं वो ओपनली लगते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पाइनस के अंदर, साइकस के अंदर डायरेक्टली जो ओव्यूल है वो कोन के ऊपर लगता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, आपका सीड के अंदर भाई। याद होगा आपको, साइकस में बताया था, पाइनस में भी बताया था, और इफिड्रा में भी सेम कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। तो वहां पर क्या है, कोई फ्रूट वगैरह नहीं बनता है। लेकिन अगर आप एंजियोस्पर्म्स को देखोगे तो यहाँ पर क्या है, मेनली आपको फ्रूट दिखाई देगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल टोमेटो ले लेते हैं हम, जो टमाटर होता है आपका, तो यहाँ पर क्या है, टोमेटो के अंदर आपको जो व्हाइट कलर के जो डोट्स हैं वो दिखाई देंगे जब आप कच्चे टमाटर को तोड़ते हो। तो वो जो व्हाइट कलर के डोट्स होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द ओव्यूल्स। ठीक है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द अगेन सीड। और जो फ्रूट है आपका, जो ओवरी वाल है, ये है आपकी ओवरी। ठीक है, तो ओवरी जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर भी, फ्रूट के अंदर। तो ये इनमें डिफरेंस है। एंजियोसोम्स के अंदर फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर सीड लगते हैं। लेकिन जिम्नोसोम्स के अंदर फ्रूट नहीं बनता है, और जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड लगते हैं। तो आपने ये बताना है इस पूरे टॉपिक में कि वे किस तरीके से जो सीड है ना, वो उनमें इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, यानी कि सीड पहले बने कैसे थे, फिर उनमें क्या क्या चेंज आए, फिर जो प्रोडक्टिव कवरिंग है वो कैसे बनने लगी, फिर कह सकते हो जो फ्रूट वॉल है वो कैसे बनने लगी, लाइक दैट। यानी कि आपने प्रिमिटिव टाइम से लेकर और आज के टाइम तक आपने ये बताना है कि जो सीड्स होते हैं उनके अंदर इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो ये रहेगा टॉपिक आपका, इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। तो यहाँ पर एक जो फ्लो चार्ट आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देखोगे एक कॉमन ग्रीन एल्गी थी भाई। ठीक है ना, एल्गी से फिर क्या बने, ब्रायोफाइट्स बने। उसके बाद फिर टेरिडोफाइट्स बने। ये दोनों क्या है, टेरिडोफाइट्स आपके, जिसमें जो आप कह सकते हो फर्न वगैरह, जो आप कह सकते हो टेरिस वगैरह। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या बने, जिम्नोसम्स बने। लेकिन जो जिम्नोसम्स होते हैं, इनके अंदर आपको जो सीड्स हैं वो दिखाई देंगे। तो देखो यहाँ पर जिम्नोसम्स और एंजियोसम्स के अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जो एंजियोसम्स हैं जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं ना, इनके अंदर भी क्या होते हैं, सीड होते हैं। तो सीड कंटेनिंग अगर आपसे पूछता है तो आप बोलोगे जिम्नोसम्स और एंजियोसम्स बोथ कंटेनिंग सीड्स। लेकिन इससे पहले वाले जितने प्लांट हैं, चाहे वो टेरिडोफाइट्स हो, चाहे ब्रायोफाइट्स हो, चाहे एल्गी हो, इनके अंदर जो सीड है वो नहीं बनते थे। तो जो हेट्रोस्पोरी टर्म होती है, इसका मतलब होता है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ सम टेरिडोफाइट्स। तो हेट्रोस्पोरी मतलब फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ स्पोर। ठीक है, तो यहाँ पर
क्या बताओगे आप? हेट्रोस्पोर इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्पोर, वन इज माइक्रोस्पोर, मैंने पहले बता दिया आपको, माइक्रोस्पोर स्मॉल होते हैं, और मेगास्पोर जो कि लार्ज होते हैं। ठीक है। इस गिविंग राइज द टू डिफरेंट टाइप ऑफ गेमेटोफाइट एंड इवेंचुअली मेल एंड फीमेल गेमेटो मेल एंड फीमेल गेमेट्स। तो यहाँ पर क्या है, मेल जो माइक्रोस्पोर हैं वो अलग होते हैं, और मेगास्पोर होते हैं वो अलग होते हैं। और जैसे ही जो स्पोर जर्मिनेट करते हैं, मान लो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा, मेल गेमेटोफाइट बनाएगा। और जो मेगास्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। और मेल गेमेटोफाइट के ऊपर ऑब्वियसली बात है मेल गेमेट्स लगेंगे, और फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर फीमेल गेमेट्स लगेंगे। तो दिस रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द होमोस्पोरी वेयर द सिंगल टाइप ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस। तो अगेन जो होमोस्पोरी है वो ये बताती है कि केवल एक ही टाइप के जो स्पोर हैं वो प्रोड्यूस्ड होते थे भाई। लेकिन जो हेट्रोस्पोरी वो ये बताती है कि प्लांट्स के अंदर क्या है, दो टाइप के जो स्पोर्स हैं प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। तो अगेन ये रहेगा आपका सम टेरिडोफाइट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब आपने बताना है कि इसका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है हेट्रोस्पोरी का। तो इसको पढ़ने के लिए हम जो टेरिडोफाइट्स है ना वो लेते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइट्स के अंदर आपको, जिसके आपका टेरिडोफाइट कौन कौन से थे, सेलेजेनेला है, इक्विस्टम है, टेरिस है। ठीक है। तो इनके अंदर क्या है, आपको जो जो स्पोर हैं वो आपको होमोस्पोर्स भी दिखाई देंगे, और कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर आपको हेट्रोस्पोर्स भी दिखाई देंगे भाई। तो हम नॉर्मली टेरिडोफाइट को चूज करते हैं ताकि हम जो हेट्रोस्पोरी कंसेप्ट है इसको अच्छे से आप समझ सकें। तो फर्स्ट कुछ की पॉइंट्स इसमें से, फर्स्ट है प्रिमिटिव होमोस्पोर्स फर्न। तो पहले ये माना जाता है कि अर्ली जो टेरिडोफाइट्स होते थे, ठीक है, दे आर प्राइमरली होमोस्पोर्स। तो आपने दो टर्म याद करनी है, प्रिमिटिव और एडवांस्ड। तो जो प्रिमिटिव मतलब जो पुराने, ठीक है, जो ओल्ड जो टेरिडोफाइट्स थे, यानी कि आप कह सकते हो जो ब्रायोफाइट से इवोल्व हुए हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट से जो इवोल्व होके बने टेरिडोफाइट्स आपके, तो जो इवोल्व होके बने हैं इनको आप वो कह सकते हो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स। इसके बाद क्या बना, ये जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं दे कन्वर्ट इनटू द एडवांस टेरिडोफाइट्स। ठीक है, एडवांस में हो गई, एडवांस टेरिडोफाइट बन गया इनका। और फिर एडवांस जो टेरिडोफाइट्स हैं कन्वर्ट हो गए किसमें, जिम्नोसोम्स में। तो ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड रहता है हमारा। तो ये प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स, फिर एडवांस टेरिडोफाइट्स, और उसके बाद फिर जिम्नोसोम्स पे। तो जो प्रिमिटिव होमोस्पोर जो फर्न्स होते हैं, आप कह सकते हो प्रिमिटिव जो टेरिडोफाइट्स हैं वर प्राइमरली होमोस्पोर प्रोड्यूसिंग ए ऑफ single type of spore that give rise the bisexual gametophyte capable of producing both male and female gametes, and this reproductive strategy is similar to the more primitive bryophytes। तो मैंने आपको बता दिया ये कि अ, ये जो अर्ली टेरिडोफाइट्स हैं ये केवल एक ही टाइप के जो स्पोर्स है ना वो प्रोड्यूस करते थे, इनको हम होमोस्पोर्स कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल आप लिखोगे इसमें लिख सकते हो राइनिया, जो कि एक फोसिल प्लांट है। इसमें जो स्पोर बनते थे वो एक ही टाइप के होते थे भी। तो राइनिया क्या है, एक प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स है। और एक ही टाइप के जो स्पोर बनते थे, स्पोर नीचे गिरेगा, जर्मेंट करेगा, और क्या बनाएगा, गेमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है। और इस गेमेटोफाइट के ऊपर दोनों स्ट्रक्चर लगती थी, मेल एंड फीमेल। ठीक है, यानी कि जो गेमेटोफाइट है बाइसेक्सुअल होता था फिर, और इसके ऊपर दोनों स्ट्रक्चर लगती थी, मेल भी और फीमेल स्ट्रक्चर भी। यानी कि मेल गेमेट्स भी बनते थे और फीमेल गेमेट्स भी बनते थे। अगेन मेल गेमेट्स का और फीमेल गेमेट्स का अगेन फ्यूजन होता था, और जाइगोट बनता था भाई। जैसे जाइगोट बनता था फिर से जो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर वो स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे सेकंड जो की पॉइंट इसका वो ये बताता है कि इमर्जेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी की, जो हेट्रोस्पोरी है वो किस तरीके से भी इमर्ज हुई, इवोल्व हुई। तो हेट्रोस्पोरी लाइकली इवोल्व एज एन अडेप्टेशन टू द चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड सिलेक्टिव प्रेशर भाई। यानी कि प्लांट को ये लगा कि भाई अगर हम होमो एक ही टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते रहे ना तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारे अंदर इवोल्यूशन नहीं होगा। तो प्लांट ने क्या किया, अपने अंदर चेंज किया अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस, और उन्होंने दो टाइप के जो स्पोर्स हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए। तो आपसे ये पूछ सकता है भी उन्होंने सिंगल होमोस्पोर्स कंडीशन से हेट्रोस्पोर्स में कैसे वो कन्वर्ट हुए, क्या चेंजेस, क्या कंडीशंस थी। तो आप बताओगे सम इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड सिलेक्टिव प्रेशर। सिलेक्टिव प्रेशर का मतलब होता है आपको पता होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, डार्विन की थ्योरी है। ठीक है, यानी कि जो फिट होंगे, ठीक है ना, वो ही आगे इवोल्व होंगे, और जो अनफिट रहेंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इन प्लांट को लगा, मान लो फॉर एग्जांपल राहिनिया इनका मेंबर था, ठीक है, इसके अंदर कोई अडेप्टेशन नहीं हुई, और ये क्या हो गया, ये एक्सटिंक्ट हो गया। अभी आज के टाइम में इसके फॉसिल्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इस
इन टेरिडोफाइट्स के जो बाकी मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर चेंज करना स्टार्ट कर दिए, उन्होंने दो टाइप के जो स्पोर्स हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए। इसलिए वो क्या कर गए, वो अडेप्ट कर गए और वो सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट हो गए तो सिंपल सी बात है, आज के टाइम में वो सर्वाइव कर रहे हैं। इट इज प्रोवाइडेड सर्टेन एडवांटेजेस सच एज द इंक्रीज रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रो फ्रॉम द डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राइनेस। तो ये जो हेट्रोस्पोरी कंसेप्ट था, इससे क्या होगा, प्लांट को कुछ एडवांटेज मिले, जिनमें से एक क्या था भाई, कि इनकी जो रिप्रोडक्टिव जो एफिशिएंसी है ना, ये इंक्रीज हो गई। दूसरा क्या है, उनका जो एम्ब्रो है वो भी प्रोटेक्ट रहने लगा। ठीक है। यानी कि जो लार्ज स्पोर होते हैं, जिनको मेगा स्पोर बोलते हैं, नॉर्मली वो क्या है, वो प्लांट से रिलीज नहीं होते हैं, वो प्लांट के ऊपर लगे रहते हैं। तो जो फीमेल गेमेट्स है, जिसको आप मेगा स्पोर बोलते हैं, ठीक है, वो फीमेल के ऊपर रहता है। तो अगर वहीं पर रहेगा तो सिंपल सी बात है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो मेगा स्पोर है, ये कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर, जाइगोट के अंदर। तो जो जाइगोट अगेन प्लांट के ऊपर ही रहेगा। क्लियर है? तो मतलब ये जो वर्ड लिखा हुआ लास्ट में, प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रो फ्रॉम डेसिकेशन, तो अगेन ये क्या करने लगे कि एम्ब्रो को भी रिटेन करके रखने लगे। और अगर प्लांट पे एम्ब्रो रहेगा तो भी इसी बात है, वो ड्राई नहीं होगा भाई, जल्दी ड्राई नहीं होगा, क्योंकि प्लांट उसको लगातार जो वाटर मिनरल्स हैं वो देता रहेगा। तो ये भी क्या है, इस वजह से भी जो प्लांट है ना, वो उनको इवोल्यूशन में मदद मिली। थर्ड इसमें की पॉइंट है कि जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर भाई, तो अगेन माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर कौन से होंगे, इन हेट्रोस्पोर्स टेरिडोफाइट्स में, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पर क्या है, जो हेट्रोस्पोर्स टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें दो टाइप के जो स्पोर्स हैं प्रोड्यूस होते हैं, एक का नाम होता है माइक्रोस्पोर और दूसरे का नाम होता है मेगास्पोर। और जो माइक्रोस्पोर होते हैं, और ओबीसी बात है, स्मॉलर होंगे, गिव राइज द मेल गेमेटोफाइट। और जो मेगास्पोर होंगे, दे आर लार्ज, नॉन मोटाइल आप कह सकते हो, एंड गिव राइज द फीमेल गेमेटोफाइट। माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया, तो यहाँ पर जिन स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं उनका नाम हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया, और जिन स्ट्रक्चर के अंदर मेगास्पोर बनते हैं उनका नाम हो जाएगा मेगास्पोरेंजिया। तो जो टेरिडोफाइट्स है ना, उन्होंने अपने ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया एज वेल एज मेगास्पोरेंजिया है उनको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। तो अगेन इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया वाज क्रूशियल स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी। तो अगेन जैसी प्लांट के ऊपर उस प्लांट ने, उस पर्टिकुलर टेरिडोफाइट ने अपनी जो स्ट्रक्चर है उनमें माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, उसी टाइम पर आप कह सकते हो कि उनके अंदर जो हेट्रोस्पोरी है वो स्टार्ट हो गई। एंड these structure are typically found in the different sporangia or within the same sporophyte, but they produced spore with the distinct functions भी। तो अगेन यहाँ पर ये जो स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर है, चाहे माइक्रोस्पोरेंजिया हो चाहे मेगास्पोरेंजिया हो, ठीक है, ये आपको एक स्पोरोफाइट पे मिल सकती हैं, यानी कि एक ही प्लांट के ऊपर मिल सकती हैं दोनों स्ट्रक्चर, या फिर अलग अलग प्लांट पे दोनों स्ट्रक्चर मिल सकती हैं। यानी मेल प्लांट पे माइक्रोस्पोरेंजिया मान लो, या फिर फीमेल प्लांट के ऊपर आप मेगास्पोरेंजिया मान लोगे। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है दे प्रोड्यूस अगेन स्पोर पे। अगर माइक्रोस्पोरेंजिया है तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगी, और मेगास्पोरेंजिया है तो मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, मींस ये बता रहा है कि एक ही प्लांट के ऊपर हो सकती हैं ये, या फिर अलग अलग प्लांट के ऊपर भी हो सकती हैं। और फिफ्थ पे आते हैं हम, सेपरेट मेल एंड फीमेल गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। तो obvious सी बात है, अगर दो टाइप के स्पोर बनेंगे, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब स्पोर जर्मिनेट होंगे ना, तो दो टाइप के क्या बनेंगे, गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगी। तो अगेन हेट्रोस्पोर्स जो टेरिडोफाइट्स होते हैं हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल गेमेट्स, female gametophyte, and each specialized for the production of either male or female gametes, and this specialization enhance the रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी। तो अगेन इस वजह से क्या होने लगा कि जो मेल गेमेटोफाइट है ना वो अलग बनने लगा, और फीमेल गेमेटोफाइट है वो अलग बनने लगा। नंबर 6 पे आते हैं, इवोल्यूशनरी एडवांटेज। तो अगेन हेट्रोस्पोरी प्रोवाइड करती है सर्वल इवोल्यूशनरी एडवांटेज। इट अलो द सेपरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फंक्शंस। ठीक है, यानी कि ये क्या करती है भाई, मेल एंड फीमेल फंक्शंस को सेपरेट करती है, साथ में ही रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवोल्यूशन में अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता रहा तो वहां पर इवोल्यूशन के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर वहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पर क्या होगा, इवोल्यूशन ज्यादा होगा, क्योंकि अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है। अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज होती है। तो आपने ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है, कि अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो प्लांट को इवोल्यूशन में मदद कम मिलेगी। तो अगेन अगर मेल स्ट्रक्चर अलग है और फीमेल स्ट्रक्चर अलग है तो क्या होगा, चांसेस ज्यादा रहेंगे कि भाई जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो परफॉर्म हो। लेकिन अगर मान लो एक ही प्लांट के ऊपर एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं,
सारे स्पोर एक ही जैसे हैं, तो obvious सी बात है सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही वहां पर परफॉर्म होगी। अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होगी तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम रहेगी। ठीक है, तो अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगी तो इवोल्यूशन कम होगा भाई। तो अगेन नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट आल्सो प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रो। तो अगेन जो मेगास्पोर हैं, ठीक है, तो जो मेगास्पोर है ना, ये मैंने पहले बता दिया आपको, ये क्या है, प्लांट के अंदर रिटेन रहने लगे। ठीक है, तो रिटेन रहेंगे तो चांसेस हैं कि जो एम्ब्रो रहेगा ये ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो एज मेगास्पोर एंड देयर फीमेल गेमेटोफाइट ऑफन रिमेन विद इन द स्पोरेंजियम और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। तो अगेन जो फीमेल स्ट्रक्चर है वो प्लांट के अंदर रिटेन रहने लगी, तो इससे भी क्या है, इवोल्यूशन में प्लांट को मदद मिलती है। एक तो मान लो जो फीमेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो नीचे मिट्टी में गिर जाए तो चांसेस है कि वहां पर कोई इंसेक्ट वगैरह, कोई एनिमल वगैरह उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, खराब कर सकता है। ठीक है, अगर वही स्ट्रक्चर प्लांट के ऊपर ही लगी रहे, ठीक है, तो चांसेस ज्यादा रहेंगे कि उनमें जो प्लांट है वो बेटर अडेप्ट कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे ट्रांजिशन टू द सीड प्लांट में। तो अगेन हेट्रोस्पोरी जो है प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इवोल्यूशन ट्रांजिशन फ्रॉम टेरिडोफाइट्स टू द सीड प्लांट। यानी कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, जिम्नोसम्स के अंदर, और एज वेल एज एंजियोसम्स के अंदर भी। तो अगेन अगर हेट्रोस्पोरी नहीं होती तो आज के टाइम में जो जिम्नोसम्स है ना उनके अंदर सीड नहीं बनते और ना ही एंजियोसम्स बनते हमारे। तो इसलिए जो हेट्रोस्पोरी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, टेरिडोफाइट्स को और ज्यादा इवोल्व करने में, आप कह सकते हो आप जिम्नोसम्स बनाने में और एंजियोसम्स बनाने में। डेवलपमेंट ऑफ सीड विद ए प्रोडक्टिव सीड कोट। तो अगेन देखो, अगर मान लो जो फीमेल गेमेटोफाइट है या फिर कह सकते हो जो मेगास्पोर है, अगर ये फीमेल स्ट्रक्चर के ऊपर ही रहेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या रहेंगी, प्रोडक्टिव कवरिंग रहेंगी। उन प्रोटेक्टिव और जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उनका नाम आप कह सकते हो, दी प्रोटेक्टिव कवरिंग आर कॉल्ड सीड कोट। ठीक है, जैसे कि आप मान लो चना देखते हो तो चने की जो कवरिंग होती है, जो चने का बीज होता है ना उसकी जो छिलका होता है, तो छिलका क्या होता है, जो ओव्यूल होता है ना, आप कह सकते हो जो जो ओव्यूल के इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये इंटीग्यूमेंट्स क्या बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं। ये हम आगे भी देखेंगे किस तरीके से जो सीड बनते हैं जब हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट भाई। तो अगेन डेवलपमेंट ऑफ सीड विद प्रोडक्टिव सीड कोट एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड फर्दर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड अडेप्टेबिलिटी टू द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो अगेन जो ड्राई कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जहां पर बारिश सीजनल होती है, उस कंडीशन में क्या होगा, अब ये जो सीड है ना ये प्रोडक्टिव रह पाएंगे बिकॉज ऑफ द सीड कोट एज वेल एज स्टोर्ड न्यूट्रिशंस। So heterospory represent an important step in the evolutionary history of pteridophytes, leading to the eventually emerge of seed plant। तो अगेन हेट्रोस्पोरी के कारण ही क्या हुआ है कि जो सीड प्लांट्स हैं वो डेवलप हुए हैं, एंड दिस reproductive strategy increase the adaptability and reproductive efficiency of these plants and allow them to better colonize with a wider range of terrestrial habitats। तो अगेन इन terrestrial habitats के अंदर ये जो प्लांट है अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द हेट्रोस्पोरी। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो भाई। सर जो ये एवोल्यूशन है माइक्रो और मेगा गमीटोफाइट का, ये कैसे हुआ है सर? मतलब उसमें लिख के क्या आना है, वो नहीं ओके, समझ आया सर। ठीक है, आपने देखो मैं स्टार्टिंग से इसको रिपीट कराता हूँ। आपने ये बताना है कि पहले तो हेट्रोस्पोरी होती क्या है। ठीक है, हेट्रोस्पोरी क्या होती है कि जो प्लांट थे ना, पहले पहले मान लो ब्रायोफाइट्स थे, ये याद रखना आपने, पहले ब्रायोफाइट्स होते थे। ब्रायोफाइट्स के बाद क्या बने आपके, प्रीमिटिव टेरिडोफाइट्स बने। क्लियर है, इसके बाद बने एडवांस टेरिडोफाइट्स बने। ठीक है, और उसके बाद क्या बने, जिम्नोसोम्स बने। तो जो जो जिम्नोसोम्स होते हैं इनके अंदर सीड होते हैं, लेकिन जो यहां से पीछे वाले प्लांट है सारे के सारे, इनके अंदर दे आर द सीडलेस। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि भाई जो प्लांट है ना उनके अंदर किस तरीके से जो इवोल्यूशन हुआ है रिगार्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स। तो जो हेट्रोस्पोरी है वो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल या फिर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एविडेंस प्रोवाइड करती है कि जो प्लांट हो किस तरीके से इवोल्व हुए हैं। क्यों, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स थे ये दे आर आल्सो होमोस्पोर्स। ठीक है, जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं दे आर आल्सो होमोस्पोर्स, लेकिन जो एडवांस टेरिडोफाइट्स हैं दे आर हेट्रोस्पोर्स। हेट्रोस्पोर्स मतलब यहां पर कुछ ऐसा हुआ है इस स्टेप में, इस पॉइंट पर, कि कुछ प्लांट में कुछ इवोल्यूशन हुआ है।
ठीक है। और जो प्लांट है वो अब दो टाइप की जो स्पोर्स है ना वो प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए उन्होंने। अब जो प्लांट दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते थे, वो तो क्या कर गए, वो अडेप्ट कर गए और सरवाइव कर गए, आज के टाइम में भी वो अवेलेबल हैं भाई, सरवाइव कर रहे हैं। और जो प्लांट एक ही टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते थे, खासकर ये प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स, इनमें से मोस्टली क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ये पॉइंट क्लियर इतना आपको? यस सर। ठीक है। तो आपने इसमें ये बताना है कि हेट्रोस्पोरी क्या होती है, पहला पॉइंट ये बताओगी होती क्या है, ठीक है। फिर आपने बताना है कि इसमें दो टाइप के स्पोर बनते हैं, ठीक है। और फिर आपने बताना है कि जो प्लांट है ना वो किस तरीके से इवोल्व हुए हैं, यानी कि आपने ये बताना है कि जो हेट्रोस्पोरी एक्चुअली उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कि प्लांट में क्या क्या चेंज हुए हैं। तो जो चेंज है ये इन 7 पॉइंट्स में बता रखे हैं। तो देखो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ पूरे कंटेंट को। तो आपने ये क्या बताना है कि जो हेट्रोस्पोरी है वो कैसे हुई है, ये तो हमें पता है अभी हुई है। पहले होमोस्पोर्स होते थे और फिर हेट्रोस्पोर्स होने स्टार्ट हो गए। तो जो होमोस्पोर्स से हेट्रोस्पोर्स के अंदर जो चेंज हुआ है ना, ये जो चेंज है, एरो लगा रखी है जो चेंज, इस चेंज को आपने बताने के लिए आपने जो 7 पॉइंट्स हैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट था हमारा प्रिमिटिव होमोस्पोर्स। तो आपने पहले ये बताना कि जो यहाँ पर जो होमोस्पोर्स थे ये क्या थे, अर्ली टाइडोफाइट्स थे, इनमें एक ही टाइप के स्पोर बनते थे, ठीक है। और वही यानी कि आप कह सकते हो दे आर द प्रिमिटिव। और जो आप कह सकते हो जो सिमिलर होते थे किन की तरह, ब्रायोफाइट्स की तरह, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के अंदर भी एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं। और जो प्राइम जो अर्ली टाइडोफाइट्स हैं या फिर जो प्राइमरी टाइडोफाइट्स हैं, इनके अंदर भी क्या है, एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं। तो ये आपने बताना है कि पहले ही ऐसे होते थे, पहला पॉइंट। फिर आपने बताना है कि भाई जो हेट्रोस्पोरी है उसका इमरजेंस, मतलब उसकी जो ग्रोथ है या आप कह सकते हो उसकी जो नीड है प्लांट को, जो चेंज आए प्लांट में वो क्यों आए, किस वजह से आए। तो वजह आपने बतानी है इन्वायरमेंटल चेंजेस एज वेल एज सेलेक्टिव प्रेशर, ठीक है। तो आपने ये चेंज बता दिया भाई, इस वजह से क्या हुआ, प्लांट को जरूरत पड़ने लगी कि उन्होंने अब दो टाइप के स्पोर बनाने पड़ेंगे। अगर वो एक ही टाइप के स्पोर बनाते रहेंगे तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगेन ये जो हेट्रोस्पोरी है इनको रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है, इनके एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और ड्राई होने से बचाती है। तो ये आपने बताना पड़ेगा कि हेट्रोस्पोरी की नीड क्यों पड़ी। तो नीड में आप बताओगे एक तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अडेप्टेशन के कारण, और कुछ एडवांटेज थे प्लांट को हेट्रोस्पोर यानी कि दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करने में एज कंपेयर टू सिंगल टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करने में। सेकंड पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपने बताना है कि जब हेट्रोस्पोरी हुई तो प्लांट के अंदर क्या होना स्टार्ट हो गया, अभी दो टाइप के जो स्पोर्स है ना वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो गई। तो आपने नाम बताना है माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ठीक है। और माइक्रोस्पोर आपने बताना है छोटे होते हैं, लार्ज नंबर में बनते हैं, और आफ्टर जर्मिनेशन दे प्रोड्यूस मेल गेमेटोफाइट। देखो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर ये बनते हैं स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं एक सेकेंड, यहां पर, ठीक है। तो यहां पर देखोगे आप इस फोटो में ये क्या है, दे आर द टेरिडोफाइट्स भाई, फर्न लिखा हुआ ऊपर टेरिडोफाइट। तो इनके अंदर जो डोमिनेंट फेज है ना वो क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। ऐसे ही जो जिम्नोसम्स आपके, इनके अंदर डोमिनेंट क्या है, जिम्नोसम्स के अंदर भी स्पोरोफाइट है और एंजियोसम्स के अंदर भी क्या है, स्पोरोफाइट है। तो ये जो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर अब क्या बनने लगे, दो टाइप के जो स्पोर्स है ना वो प्रोड्यूस होने लगे। तो अगेन इसके ऊपर मान लो एक टाइप के स्पोर मान लो माइक्रोस्पोर, एक हो जाएंगे आपके मेगास्पोर भाई। माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट होंगे ना तो क्या बनाएंगे, मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। और ऐसे जो फीमेल जो मेगास्पोर हैं ये जर्मिनेट होंगे तो क्या बनाएंगे, फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है इतना। क्योंकि यस सर। क्योंकि पहले क्या होता था, प्लांट ये जो प्लांट थे हमारे ये एक ही टाइप के स्पोर बनाते थे। मान लो इन्होंने एक सिंपल ये स्पोर बना दिया, ठीक है। अब ये स्पोर नीचे मिट्टी में गिरेगा और ये क्या बनाएगा, गेमेटोफाइट बनाएगा। तो यहाँ पर मेल फीमेल का कोई कंसेप्ट नहीं है, केवल गेमेटोफाइट था। और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर दोनों स्ट्रक्चर लगती थी, मेल भी और फीमेल भी। तो अगर एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर दोनों मेल गेमिट और फीमेल गेमिट लगेगा तो चांसेस ज्यादा नहीं रहेंगे किसके, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के। और अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो प्लांट इवोल्व नहीं कर पाएंगे।
क्लियर है? अगर मान लो मेल गेमेटोफाइट अलग है और फीमेल गेमेटोफाइट अलग है, तो चांसेस ज्यादा रहेंगे किसके, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के भाई। अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होगा, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होगी। अगर वो इंक्रीज होगी तो प्लांट के अंदर इवोल्यूशनरी जो चेंजेस हैं, अडेप्टिव जो चेंजेस हैं वो ज्यादा आएंगे। ये इकट्ठे बता दिए मैंने आपको, नंबर 5 और नंबर 6। आगे सर समझिए तो। ठीक है। तो अगेन अगर मान लो दो अलग अलग गेमेट्स होंगे ना, तो वो दो अलग अलग क्या बनाएंगे, गेमेटोफाइट बनाएंगे। और अगर दो अलग अलग गेमेटोफाइट हैं तो चांसेस हैं कि उनके अंदर क्या होगा, अगेन जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो ज्यादा होगा। अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन चांसेस ज्यादा रहेंगे तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो जो प्लांट हैं वो बेटर इवोल्व कर पाएंगे, उनको इवोल्यूशनरी एडवांटेज मिलेगा। तो जो होमोस्पोर्स है ना, इस वजह से क्या रह गए, वो पीछे रह गए, वो एक्सटिंक्ट होने लगे। लेकिन जो हेट्रोस्पोर प्लांट कन्वर्ट हो गए, जो दो टाइप के स्पोर बनाने लगे, वो अडेप्ट करना स्टार्ट कर गए। तो अगेन दिस टाइप ऑफ एडवांटेज गिव द बेटर प्रोडक्शन। तो अगेन एम्ब्रो उनका प्रोडक्टिव रहने लगा, क्योंकि एज मेगास्पोर एंड देयर फीमेल गेमेटोफाइट रिमेन विद इन द स्पोरेंजियम। तो अगेन जो, मान लो ये आपका स्पोरोफाइट है, ठीक है ना। अब स्पोरोफाइट के ऊपर मान लो ये ऐसे नहीं बनाएंगे, मान लो ये स्पोरोफाइट एक लीफ है मान लो फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या है, जो फीमेल गेमेटोफाइट है, या फिर कह सकते हो जो मेगास्पोर है पहले, तो जो मेगास्पोर है ना वो भी क्या है, वो फीमेल स्ट्रक्चर के इस स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही रिटेन होने स्टार्ट हो गई। ऐसे ही यहाँ पर क्या बना, जो मेगास्पोर बना है, इसका जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वो यहीं पर रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये जो आपका प्लांट है, स्पोरोफिटिक प्लांट है, इसी के अंदर रह रहा है। तो ये बोल रखा है ना कि रिमेन विद इन द स्पोरेंजियम। तो यहाँ पर क्या है कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है ये, इसका डेवलपमेंट जो स्पोरोफाइट है इसके ऊपर ही हो रहा है। ये कहीं और नहीं जाएगा, इसको मिट्टी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसके ऊपर ही फर्दर डेवलपमेंट करेगा। और इस वजह से क्या होगा, ये ज्यादा बेटर इवोल्व कर पाएगा एज कम्पेयर टू अगर ये नीचे गिर जाए तो। ये था नंबर 6 पॉइंट भाई आपका। और नंबर 7 पॉइंट में आपने बताना है कि जो ट्रांजिशन हुई है, ठीक है, कि हेट्रोस्पोरी जो है, जो जो आप कह सकते हो जो एडवांस टेरिडोफाइट्स थे, ठीक है, जिनके अंदर हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है, वही प्लांट बाद में जो सीड प्लांट है उनके अंदर कन्वर्ट हो गए। तो जो हेट्रोस्पोरी है अगेन प्लांट इवोल्यूशन में एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड प्लांट्स। तो जिम्नोसम्स और एंजियोस्पर्म्स को बनाने में जो हेट्रोस्पोरी है उसका एक अहम रोल है, एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर अगेन खत्म होता है, डेवलपमेंट ऑफ, अगेन द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स विद प्रोडक्टिव सीड कोट एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स। तो बाद में क्या हुआ कि जो प्लांट है ना वो, जैसे कि मान लो आज के टाइम में आप सीड देखते हो, मान लो आपने आम का सीड, आपने आम का प्लांट देखा हुआ, आम की गुठली देखी हुई है। तो आम की जो गुठली होती है वो क्या है, वो सीड है। और उसके बाहर आपने देखा होगी हार्ड प्रोडक्टिव कोट होता है। और उसके बाहर क्या होता है, आपका आम होता है जो पल्प होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, और जो ये प्लांट, ये जो मैंगो लगा हुआ है, ये जिस पेड़ पे लगा हुआ, मान लो इस प्लांट की ब्रांच है ये, ठीक है। तो इस ब्रांच के ऊपर लगा, तो प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट है अगेन आपका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर थी ना, वही अपने ऊपर गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, यानी कि देखो अ, जो ओव्यूल है, या ये किससे बना है, पहले क्या बनता था इसके ऊपर, मान लो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपको फ्लावर याद होगा, तो फ्लावर होता है, इसमें ऊपर स्टिग्मा होती है, ये मान लो स्टिग्मा है, ये स्टाइल होती है, और नीचे यहाँ पर मान लो ओवरी है। क्लियर है? और यहाँ पर मान लो दूसरा फ्लावर है, इसमें क्या बने हैं, ये पोलन ग्रेन्स बनते हैं। इस तरीके से पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आएंगे स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा पे आने के बाद पोलन ट्यूब रन करती है स्टाइल से, और ओवरी में जो एग होते हैं, ओवरी में क्या है, एग है। एग के साथ क्या कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो जो ओव्यूल हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सीड के अंदर पे। और जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर, आपके फ्रूट के अंदर। लेकिन अब ये जो ओवरी है ना, ये प्लांट से नीचे नहीं गिरती है, यही प्लांट के ऊपर ही लगी रहती है। और अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो पूरी ओवरी है ये इस फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये एक आप कह सकते हो एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब आप कह सकते हो एक प्रोटेक्शन है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, बिकॉज ऑफ द हेट्रोस्पोरी। अगर मान लो ये ऐसा नहीं होता, मान लो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ओवरी है फिर जो जाइगोट बना है, ये नीचे गिर जाता, तो चांसेस बहुत कम रहते हैं कि इसका फ्रूट बनता है या फिर इसके अंदर जो सीड उनका डेवलपमेंट हो पाता भाई। लेकिन अगर
ये जो ओवरी है ये प्लांट के ऊपर रिटेन रहती है। ठीक है। इस वजह से क्या है कि ये जो पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं, यानी कि रिमेन विद इन द स्पोरेंजियम, यानी कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है, फीमेल गेमेटोफाइट मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर एंजियोस्पर्म का एग्जांपल लेते हो आप, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगेन एग की भाई, या फिर कह सकते हो ओवरी की। ओवरी के अंदर एग होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट के अंदर ही रिटेन रहने लगी, किसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर, यानी स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका, वो जो आम का प्लांट है, जो ट्री है, वो रहेगा आपका स्पोरोफाइट, और जो स्ट्रक्चर है वो उसके ऊपर ही रिटेन रहने लगी। सेम कंसेप्ट जो एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स थे ना, उनके अंदर भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे कि आप अ, ये मान लो आपके लास्ट प्लांट था टेरिस। ठीक है। तो हालांकि टेरिस में ये नहीं होता, बट अगर आप ये देखोगे सेलेजनेला, सेलेजनेला के अंदर हमें दो टाइप के स्पोर बनते थे, हेट्रोस्पोरी वहां पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है। और आई थिंक कुछ एक टेरिस जो प्लांट होते हैं ना, कुछ एक टेरिस स्पीसीज, उनके अंदर भी आपको जो अलग अलग जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक था अभी आपका हेट्रोस्पोरी, कि ये क्या होती है और किस तरीके से ये प्लांट इवोल्यूशन में मदद करती है, या फिर ये किस तरीके से इवोल्व हुई है। तो अगेन हेट्रोस्पोरी रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, ये आप हेट्रोस्पोरी से हम समझ सकते हैं। लीडिंग टू द इवेंचुअल इमर्जेस ऑफ सीड प्लांट, तो ऑब्वियसली बात है जो टेरिडोफाइट्स हैं इन्होंने क्या बनाया, जो सीड प्लांट्स हैं उनको बनाना स्टार्ट कर दिया बाद में। एंड दिस रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी इंक्रीज द अडेप्टेबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो अगेन ये क्या करती है, हेट्रोस्पोरी से की वजह से क्या हुआ, प्लांट के अंदर अडेप्टेबिलिटी बढ़ी। ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी है ये भी इंक्रीज हुई है। एंड प्लांट अलो देम टू बेटर कोलोनाइज, यानी कि बेटर अच्छे से जो प्लांट है बेटरली, यानी कि आप कह सकते हो अच्छे तरीके से वो कोलोनाइज ग्रो करने स्टार्ट कर दिए। ए वाइड रेंज ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि जो ड्राई हैबिटेट्स हैं उनके अंदर भी जो प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट्स, ये अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट करती है। क्योंकि ओबियसली बात है जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, इनको भी हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियम, एम्फी एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनको अपने जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए इनको क्या चाहिए, वाटर की जरूरत पड़ती है भाई। तो इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द मोमेंट ऑफ देयर गेमेट्स। लेकिन बाद में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द हेट्रोस्पोरी इनको पानी की जरूरत कम पड़ने लगी। तो ये जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं वहां पर अच्छी तरीके से कोलोनाइज होना स्टार्ट कर दे इन्होंने, और फिर धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो गए इसके अंदर भाई सीड प्लांट्स के अंदर।